एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज अपना सीडीपी का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, सीडीपी की है वो अपनी 6ठी क्लास है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट है, एसटेट है, हरियाणा जेबीटी का है, DSSB का है, केवीएस का, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो ना, हर एग्जाम में सीडीपी पूछी जाती है, ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अधिगम का। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम भाई अधिगम होता क्या है। आप रटने की बजाय चीजों को समझा करो। अगर आप चीजों को समझोगे तो भाई एग्जाम में आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। भाई किसी भी चीज को जो सीखना होता है ना, वही हमारा क्या होता है? अधिगम होता है। ठीक है, हम कोई भी चीज सीखते हैं वो बस अधिगम में आता है। हम इनकी डेफिनेशन उठाएंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, बार बार एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, वो डेफिनेशन हम एक बार देख लेंगे, फिर उनसे इसका अर्थ क्या निकल के आता है, फिर मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ये जो मैं परिभाषाएं आपको करवाऊंगी ना, ये लगा लो कि एग्जामिनर बार बार यही रिपीट करता है और कोई परिभाषा नहीं उठाता अधिगम से, पर ये परिभाषा तीनों पक्का उठाता है। ठीक है, कई बार मतलब एक दो बार नहीं, 3-4 बार रिपीट हो चुकी है। ये सीटेट में भी रिपीट हुई है, DSSB में भी रिपीट हुई है, केवीएस में भी पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है भाई। तो भाई स्किनर के अनुसार जो स्किनर है वो क्या मानते हैं? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखनी है भाई परिभाषा, क्योंकि परिभाषा तो याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसका कोई लॉजिक है नहीं कि भाई आप इसको बगैर याद रखे काम चला लोगे। ये तो भाई आपको याद रखनी पड़ेगी कौन सी परिभाषा कौन सी है। ठीक है, बाकी स्किनर मानते क्या मानते हैं कि भाई जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है ना, वही सीखना है। ठीक है, जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता जाता है ना, वही सीखना है। तो स्किनर क्या कहते हैं? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो जहाँ पे उत्तरोत्तर आ गया तो वहाँ पे स्किनर लगा देना। ठीक है, स्किनर लगा देना जहाँ पे उत्तरोत्तर आ गया। ऐसे याद कर लेना कि इसमें आधा तय है और इसमें आधा सह है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो ऐसे रिलेट कर लेना भाई, अगर वैसे याद नहीं होता तो। आगे देखो, करो एंड करो का सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। मतलब कि कोई भी ज्ञान ग्रहण करना, कोई भी स्किल सीखना, वो सारी चीज किस में आ जाएंगी? अधिगम में आ जाएंगी। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? करो एंड करो, परिभाषा ध्यान में रखनी है। आगे देखो, वुडवर्थ क्या कहते हैं? नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। कि हम कोई भी नया ज्ञान लेते हैं या कोई भी नई क्रिया करनी सीखते हैं, वो सब किस में आ जाएगा? अधिगम में आ जाएगा। तो ये तीन भाई इन्होंने परिभाषाएं दी हैं जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, तो आप इनको रट लेना, बिल्कुल घोट के पी जाना। एग्जामिनर पूछ सकता है हरियाणा जेबीटी टीचर के एग्जाम में, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद करना है। इससे भाई कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अधिगम क्या है? अधिगम भाई सीखने की प्रक्रिया है। हम जो भी चीज सीखते हैं जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, वही अधिगम है। कोई चीज सीखते हैं जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो क्या हो जाएगा? हमारा अधिगम है। कोई भी नया ज्ञान लेते हैं, कोई नई क्रिया करनी सीखते हैं, कोई नया कौशल सीखते हैं, वो सारी चीज अधिगम में आ जाएंगी। मेन बात क्या है? अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। हम XYZ कुछ भी सीखते हैं तो वो हो जाएगा भाई अधिगम। ठीक है, अब देखो भाई अधिगम के प्रकार। ठीक है, अधिगम के कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखो भाई, गत्यात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम और भावनात्मक अधिगम। ठीक है, जो गत्यात्मक अधिगम होता है वो कौन सा होता है? जो क्रियाओं पे आधारित होता है। ठीक है, जिसमें गति होती है, जो क्रियाओं पे आधारित होता है, जो शरीर की क्रिया पे आधारित होता है।
कि हाँ भाई मुझे रोटी नहीं बनानी आती थी, मैंने रोटी बनानी सीखी, ऐसे ऐसे करके मैं अपनी मतलब के शरीर के अंगों का यूज करके और मैं रोटी बना रही हूँ। मुझे सिलाई नहीं आती, मैंने सिलाई सीखी, ऐसे हाथ से मैं मशीन चला के ऐसे हाथ से कपड़े काट रही हूँ। मतलब क्या है, जिसमें कि शरीर का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, जो शारीरिक क्रियाएं की जा रही है, तो जहाँ पे शारीरिक क्रियाएं की जा रही है वो हो जाएगा हमारा गत्यात्मक अधिगम। क्या हो जाएगा वो अपना गत्यात्मक अधिगम, ठीक है। जैसे साइकिल चलाना सीख लिया, मशीन चलानी सीख ली, आपने योगा करना सीख लिया, खाना बनाना सीख लिया, ये सारी चीजें आ जाएगी गत्यात्मक में। फिर आएगा संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है, जो हमारे दिमाग से संबंधित होता है, ठीक है। कोई चीजें हमने मतलब कि अपने माइंड में सेट कर ली, जैसे कि भाई हमने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, हमने प्रैक्टिस नहीं की है पर हमने जस्ट पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करके हमने ये सीख लिया कि हाँ भाई कौन सी बीमारी में कौन सी दवा देनी है। या फिर ये लगा लो कि हमने कुकिंग की बुक उठाई और उसमें हमने खीर बनाने की विधि सीख ली, ठीक है, कि हाँ भाई खीर के लिए पहले दूध डालेंगे, फिर चावल डालेंगे, फिर मीठा डालेंगे, फिर उबाल देंगे, तो ऐसे खीर बन जाएगी, ठीक है। तो वो हमने करके नहीं देखी है, जब अगर हम उसको करेंगे तो गत्यात्मक अधिगम हो जाएगा। हमने उसको माइंड में याद कर लिया, वो क्या हो गया, संज्ञानात्मक अधिगम। जो चीजें हम माइंड में याद कर लेते हैं, ठीक है, हाँ भाई हमें ये करना आ गया, जब हम करते हैं उस चीज को तो गत्यात्मक अधिगम है, और जब हम उस चीज को माइंड में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो वो संज्ञानात्मक अधिगम है। उसके बाद आता है भावात्मक अधिगम। जैसे कि जो अपना आध्यात्मिक ज्ञान है वो भावात्मक अधिगम में आ जाएगा। भाई अपने विचारों को आपके सामने रखना वो भावात्मक में आ जाएगा। अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीखना। एक तो कोई बात बात पे रोने लग जाता है, ठीक है, कोई काफी स्ट्रोंग होता है, कैसी परिस्थिति आए बंदा रोता नहीं है, ठीक है, तो वो भावात्मक अधिगम होता है, उसने अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना सीख लिया, ठीक है भाई। ये थे अधिगम के प्रकार। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेगा, जैसे कि एग्जाम में पूछ लेगा कि यहाँ पे जो साइकिल चलाना है, एक बच्चा साइकिल चलाने सीख रहा है, तो वो अधिगम के किस प्रकार में आता है, तो भाई साइकिल चलाने सीख रहा है तो किस में आ जाएगा, गत्यात्मक अधिगम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, गत्यात्मक अधिगम में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया भी समझ में। इसके प्रकार हो गए 3, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक और भावात्मक। अगर कोई चीज माइंड में है तो संज्ञानात्मक, अगर हमने उसको कर दिया तो वो गत्यात्मक होगी, और जहाँ पे भावना की बात आ जाए, इच्छाओं की बात आ जाए, वो सारी हो जाएगी भावात्मक अधिगम। उसके बाद आता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ भाई अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किससे भैया अधिगम ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, मतलब ये सारी चीजें आती है, ठीक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आता है भाई वातावरण। भाई वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है ना। बच्चा क्या सीख रहा है, कितना सीखेगा, कैसे सीखेगा, इस पे डिपेंड करता है कि उसको वातावरण कैसा मिल रहा है, सीखने का वातावरण कैसे मिल रहा है। अब टीचर कितना ही अच्छा हो, कितना ही अच्छा पढ़ाता हो, कोई क्लास का वातावरण मान लो अच्छा नहीं है, कहीं से बाहर से ट्रैफिक का शोर आ रहा है, ठीक है, डीजे बज रहा है बाहर, मतलब वो अपनी बात बच्चों तक पहुंचा ही नहीं पा रहा है क्योंकि बीच में साउंड आ रहा है, वातावरण अच्छा नहीं है, तो क्या बच्चा सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। अगर बड़े उस स्तर पे देखें तो अगर घर का माहौल खराब है, ठीक है, भाई पापा शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, हर टाइम झगड़ा रहता है, तो बच्चे का क्या अधिगम कर पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे, बच्चे कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, उनका अधिगम अवरुद्ध होगा। तो भाई वातावरण प्रभावित करता है। उसके बाद है स्वास्थ्य। भाई जब बच्चा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा ना, तभी वो अधिगम कर पाएगा, तभी किसी चीज को सीख पाएगा। अब एक बच्चा है भाई बीमार है, ठीक है, मान लो उसके सर में दर्द है, उसके पेट में दर्द है, उसको कितने अच्छे से पढ़ाते रहो, क्या वो चीजों को सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो जब तक बच्चा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ ना होगा तब तक वो अधिगम नहीं कर पाएगा। तो स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर अधिगम विधि। भाई अधिगम विधि, टीचर कौन सी विधि अपना रहा है सिखाने के लिए, टीचर कौन सी विधि अपना रहा है। मान लो भी छोटे बच्चे हैं, ठीक है, प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, और अध्यापक ने व्याख्यान विधि अपना ली। अब जब अगर अध्यापक व्याख्यान विधि अपनाएगा तो बच्चे तो बैठे बैठे ऐसे करके उबासी लेंगे, नींद आएगी बच्चों को, ठीक है। तो ये मैटर करता है कि बच्चे क्या सीखेंगे, कितना सीखेंगे, इस बात पे मैटर करता है कि भाई अध्यापक ने विधि कौन सी अपनाई है, ठीक है। अधिगम के लिए
कौन सी विधि अपनाई, वही टीचर अगर प्ले में मेथड से पढ़ाएगा, खेल विधि से पढ़ाएगा, बच्चे ज्यादा सीखेंगे। व्याख्यान विधि से पढ़ाया, बच्चे ने इंटरेस्ट नहीं लिया, नहीं सीखेंगे बच्चे। वही अगर खेल विधि से पढ़ाया तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखे। तो अधिगम पे प्रभाव पड़ता है। फिर अध्यापक, तो एक अध्यापक का भी अधिगम पे प्रभाव पड़ता है। एक अध्यापक कैसा है, अब देखो भाई, आपने पीछे न्यूज पढ़ी और पता नहीं पढ़ी है या सुनी है, या आपने नहीं सुनी है, आप इतने अपडेट नहीं रहते हो या रहते हो पता नहीं। एक राजस्थान का केस हुआ था जहाँ पे एक टीचर ने एक बच्चे को, वो मतलब कि इतना मारा कि वो डेथ हो गई थी उस बच्चे की। और क्यों मारा था, सिर्फ इसलिए कि बच्चे ने उसके मटके से पानी पी लिया था। तो आप बताओ, जब हमारे पास ऐसा अध्यापक होगा तो बच्चे क्या सीख पाएंगे। जब पानी पीने पे उसने इतनी पिटाई कर दी, तो सोचो बात बात पे उस बच्चे की कितनी पिटाई करता होगा। क्या वो चाहेगा कि वो बच्चा कुछ भी सीखे, अच्छी बात, ठीक है। तो भाई अध्यापक का प्रभाव पड़ता है। एक अध्यापक का मतलब नेचर कैसा है, वो बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करता है। अगर क्लास में अध्यापक भेदभावपूर्ण व्यवहार करेगा तो क्या बच्चे सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो एक अध्यापक का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है अधिगम पे। उसके बाद आती है इच्छा शक्ति। भाई आप बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हो और बच्चे की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है मैथ पढ़ने की, तो क्या वो सवाल सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। अब भाई आपकी मम्मी आपको बोल दे लड़कियों को कि चल सिलाई सीख, भाई मैं रियलिटी का एग्जांपल दे रही हूँ। मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, उसने 2 साल की ITI की है सिलाई में, ठीक है। 6 महीने उसने एक जगह सिलाई सीखी और 3-4 महीने एक जगह गई वो गाँव में। मतलब उसने ये लगा लो लगभग 3 साल सिर्फ सिलाई को दिए हैं उसके हस्बैंड के कहने पे। उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो 3 साल में वो अब भी अच्छे से सूट नहीं सिल पाती। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति नहीं है। वो कहती है मुझे सिलाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे सिलाई में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जहाँ पे उसकी इच्छा शक्ति नहीं है चीज को सीखने की, आप कितना भी प्रेशर डाल लो, नहीं सीख पाएगा बच्चा, बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। अगर बच्चे की इच्छा शक्ति है ना सीखने की, बच्चा तभी चीज को सीख पाएगा, अदरवाइज कितनी भी कोशिश कर लो बच्चा नहीं सीख पाएगा। उसके बाद में परिपक्वता। अधिगम के लिए बच्चे का परिपक्व होना जरूरी है। अब ये लगा लो भाई, कोई 5 साल का बच्चा है, ठीक है, और 5 साल के बच्चे से आप ये उम्मीद करो कि भाई वो ये साइन कोस थीटा के सवाल करेगा, तो क्या हो पाएगा? चाहे आप उसको कितना भी सिखा लो, कितना भी अधिगम करा लो, क्या 5 साल का बच्चा साइन कोस थीटा के सवाल कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये लगा लो 10th 12th लेवल का मैथ है, और एक 5 साल का बच्चा जो अभी फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया है, वो साइन कोस थीटा के सवाल कैसे कर देगा? तो जो चीजें हम सिखा रहे हैं बच्चे को, उस चीज के लिए बच्चे का परिपक्व होना जरूरी है, ठीक है। अब छोटा बच्चा है भाई, 7-8 साल का बच्चा है, उसको हम साइकिल ही तो सिखाएंगे। अगर उसको हम बाइक सिखाने जाएंगे तो क्या बच्चा हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम क्या चीजें सिखा रहे हैं, ये हमें कैसे डिसाइड करना होगा? बच्चे की परिपक्वता को देख के, कि बच्चे का एज ग्रुप क्या है, बच्चा कितना सीख सकता है, क्या सीख सकता है। तो भी परिपक्वता का अधिगम पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर एक कार्य का समय। भाई जो चीज हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो किस समय पे सिखा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, ठीक है। बच्चे को किस टाइम पे पढ़ाया जा रहा है। अब मान लो भाई, अगर मैथ की घंटी जाते ही आ जाती है, मान लो फर्स्ट सेकंड या थर्ड पीरियड आता है मैथ का, तो बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। वही अगर लास्ट का पीरियड 9th पीरियड में मैथ रख दिया ना, मैं कह रही हूँ कितना ही पढ़ा लो बच्चों के माइंड में नहीं घुसेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे मानसिक रूप से थक गए उस टाइम पे, पढ़ के, और सब्जेक्ट बच्चे मानसिक रूप से थक गए हैं। और मैथ के लिए भाई मानसिक रूप से एक्टिव रहना जरूरी है, तो बच्चे इस चीज को नहीं सीख पाएंगे। तो भाई जो कार्य का समय है कि किस टाइम पे कार्य हो रहा है, किस समय पे बच्चे को अधिगम करवाया जा रहा है, वो चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि बच्चा कितना अधिगम करेगा, कितना सीख पाएगा। उसके बाद आता है अभ्यास। अब भाई आपने बच्चे को कुछ समझा दिया, बच्चे ने बस वो वहीं पे खत्म कर दिया, उसके बाद ना उसने रिवीजन किया, दोबारा पेन कॉपी उठा के देखा ही नहीं, तो आप ही बताओ वो कितना सीख पाएगा उसमें से। आपने उसके माइंड में एक गिलास डाला है ना, एक बूंद बचा मिलेगा उसके माइंड में, सारा बह जाएगा।
क्यों? क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया। और अगर बच्चा अभ्यास करेगा उस चीज को कभी नहीं भूल पाएगा। आपने साइकिल चलानी सिखाई, एक दिन साइकिल चलानी सिखा दी, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा हमेशा के लिए साइकिल चलानी सीख जाएगा एक दिन में। नहीं भाई, अगर वो बार बार अभ्यास नहीं करेगा तो वो नहीं सीख पाएगा। तो भाई अधिगम का अभ्यास का अधिगम पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हम कितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा हमें अधिगम कर पाएंगे, उतना ज्यादा हम सीख पाएंगे। जहाँ पे अभ्यास की संख्या गौण होगी वहाँ पे अधिगम की संख्या भी गौण होगी। ये एग्जाम में पूछा गया है D++ के में। क्या पूछा था? डायरेक्ट ये पूछा था कि अगर अभ्यास की संख्या गौण है, अगर बच्चे के अभ्यास की संख्या गौण है तो अधिगम की संख्या गौण होगी। तो गौण का मतलब शून्य है, ठीक है। गौण होगी, योगात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, कुछ इस टाइप से पूछ रखा था, ठीक है। तो अगर अभ्यास 0 है ना तो भाई अधिगम भी 0 ही होगा, बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। उसके बाद है पाठ्य सामग्री। भाई पाठ्य सामग्री भी डिपेंड करती है अधिगम में, ठीक है। पहले की पुस्तक देखो भाई बहुत बोरिंग आती थी जब हमने 5वीं 6वीं क्लास की थी, और आज की 5वीं क्लास की बुक उठा के देखो, यूँ आपका भी पढ़ने का दिल करेगा। इतने अच्छे चित्र, इतने अच्छे, मतलब कि हर चीज इतने अच्छे से समझाई गई है, इतने अच्छे से पाठ्य पुस्तकों को सजाया गया है कि भाई बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट बनता है। वही अगर पाठ्य सामग्री बोरिंग होगी, ठीक है, तो क्या बच्चा अधिगम में रुचि लेगा? वो अधिगम में बिल्कुल रुचि नहीं लेगा, ठीक है। उसकी सीखने की इच्छा शक्ति जागृत नहीं होगी। तो भाई इसलिए बोलते हैं पाठ्य सामग्री का अधिगम पे काफी प्रभाव पड़ता है। तो ये तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक: वातावरण, स्वास्थ्य, अधिगम विधि, अध्यापक इच्छा शक्ति, परिपक्वता, कार्य का समय, अभ्यास और पाठ्य सामग्री। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेगा? अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये दे देगा, उनमें से एक अलग दे देगा, आपको ये छांटने हैं। या ये दे देगा कौन से अधिगम प्रभावित नहीं करते हैं, इस टाइप से दे देगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के पूछेगा। बाकी अगर आप चीजों को समझोगे ना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस ये याद रखना अधिगम का मतलब सीखना होता है बस, ठीक है भाई। तो आज के लिए था इतना ही। आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो के नीचे भाई लास्ट तक अगर कोई भी देखता है तो एक प्यारा सा कमेंट पक्का करके